और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें कि दिल्ली हिंसा की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं और हिंसा के नए नए किरदारों का राजफाश भी हो रहा है। यह भी खुलासा हुआ है कि हिंसा अचानक नहीं भड़की थी, बल्कि इसकी तैयारी पहले से ही की गई थी। पुलिस ने कोर्ट में बकायदा ये तमाम बातें बताई है। इसमें नीला कुर्ता और सफेद पायजामा पहने ये टोपीधारी उन्मादी भीड़ के बीच से गोली चलाता नजर आ रहा है। साथ में कम उम्र के युवा और छोटे छोटे बच्चे भी हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता वरुण जैन जब जहांगीरपुरी में वारदात वाली जगह पहुंचे तो वहां सड़क पर कारतूस के खाली खोखे भी मिले। जहां से इस शख्स ने फायरिंग की, जहां से इस शख्स ने गोली चलाई, वो बुलेट का खोखा भी अब एबीपी न्यूज ने यहां पर ढूंढा है अपनी रिपोर्टिंग के दौरान। और अब कहीं ना कहीं जो पुलिस है वो यहां पर अलर्ट होती नजर आ रही है। फिलहाल दिल्ली पुलिस इस वीडियो में दिख रहे शख्स की पहचान करने की कोशिश कर रही है। एबीपी न्यूज पर हिंसा में जख्मी सब इंस्पेक्टर मेदालाल ने बताया था कि भीड़ की ओर से फायरिंग की जा रही थी। गोली कैसे चली? ये गोली मतलब पुलिस की तरफ से रोकने के लिए चलाई गई थी या कैसे गोली चली? गोली कहां से लगी? नहीं, पुलिस ने कोई गोली नहीं चलाई, वहाँ सब शांत हो गया था। पब्लिक में से गोली फायर हो रहा था, 8-10 फायर हुआ, उसमें फिर एक मेरे भी लग गया था। उसमें आपने देखा था, उसका चेहरा देखा जिसको गोली लगी? नहीं, उसमें भीड़ में कोई सामने नजर नहीं आया। उसमें काफ़ी भीड़ थी सामने, क्योंकि और सब लाठी डंडे तलवार वो तो दिख रहे थे, लेकिन पिस्टल वाला कोई नजर नहीं आया था सामने। एबीपी न्यूज के पास एफआईआर की वो कॉपी भी मौजूद है जिसमें हिंसा की पूरी कहानी दर्ज है। एफआईआर में बताया गया है, शाम करीब 6 बजे जैसे ही शोभा यात्रा जामा मस्जिद के पास पहुंची तो अंसार नाम का एक शख्स अपने 4-5 साथियों के साथ आया और शोभा यात्रा में शामिल लोगों से बहस करने लग गया। बहस ज्यादा बढ़ने के बाद स्थिति बिगड़ी और दोनों पक्षों में पथराव शुरू हो गया। इस हिंसा में 8 पुलिसकर्मी समेत 9 लोग जख्मी हुए। एक स्कूटी में आग लगा दी गई और 4-5 गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। यही नहीं, दंगाइयों ने, उपद्रवियों ने शोभा यात्रा पर हमला तो किया ही, साथ ही प्राइवेट प्रॉपर्टी भी जला दी। इस तरीके से एक डर और खौफ का जो माहौल था वो यहाँ पर बन गया था और ठीक इसी जगह पर आकर जमकर बवाल हुआ। गाड़ियों को तोड़ दिया गया, स्कूटी को आग लगा दी गई, दुकानों के अंदर लूटपाट हुई और उसके बाद पैरामिलिट्री फोर्स की यहाँ पर तैनाती की गई है। लगातार पुलिस की तरफ से कार्रवाई जारी है। लॉ एंड ऑर्डर को तो मेंटेन किया ही जा रहा है, साथ ही कोशिश है कि उपद्रवी है उनको गिरफ्तार किया जा सके। अंसार जो कि मस्जिद के सामने जब जुलूस पहुंचा था उसने हंगामा शुरू किया, उसकी गिरफ्तारी हो गई है। असलम नाम का वो शख्स जिसने पुलिस कर्मियों पर गोली चलाई, उसकी गिरफ्तारी हो गई है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से पत्थर, डंडे और तलवारों को इस्तेमाल किया गया, पुलिस को लगता है सुनियोजित एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी और उसी को लेकर दिल्ली पुलिस की कई टीमें मामले की जांच में जुट गई है। फिलहाल जहांगीरपुरी में भारी पुलिस बल की तैनाती के बीच तनाव बना हुआ है। ड्रोन से चप्पे चप्पे की निगरानी हो रही है। पुलिस ने हिंसा के आरोप में 14 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके नाम हैं साहिद, अंसार, शहजाद, मुख्तियार अली हसन, मोहम्मद अली, आमिर, अक्सर, नूर आलम, असलम, जाकिर, अकरम, इम्तियाज, मोहम्मद अली, अहिर, शेख सौरभ, सूरज, नीरज, सुकेन, सुरेश, सुजीत सरकार। इसमें असलम पर फायरिंग करने और अंसार पर शोभा यात्रा में शामिल लोगों से बहस करने का आरोप है। हालांकि अंसार की पत्नी सकीना ने आरोपों से इंकार किया है। क्यों दोषी ठहराए? वो तो बचाने गया, वो तो लड़ाई करने नहीं गया, उसके हाथ में कुछ भी नहीं था। वो तो एक दूसरे का सपोर्ट करने गया था कि मैं जाऊंगा तो मतलब वो हो जाएगा कि बच जाएगा, कि लड़ाई ना हो, झगड़ा ना हो। तो उसको क्यों दोषी ठहराया? करा कोई, भरेगा कोई। जहांगीरपुरी में शोभा यात्रा के दौरान हिंसा कैसे शुरू हुई, इसको लेकर भी हिंदू और मुस्लिम पक्ष के अलग अलग दावे हैं। पीछे से जैसे हमारी मस्जिद के पास, हमारी शोभा यात्रा मस्जिद से कुशल के बीच में आई थी, पीछे से अचानक पथराव हुआ। पथराव होने के बाद जब हम लोगों ने पीछे देखा क्या हुआ, तो हमारे जो पुलिस हेड कांस्टेबल जो भी थे वो साथ में गए थे भाग के, उन पर भी पथराव कर दिया। वो घायल हैं आज जगजीवन में। उसके अलावा इस रोड से कम से कम 1000 लोगों की संख्या में तलवार, डंडा, लाठी, बोतल, पेप्सी बोतल जो उनके हाथ में थे सारा पथराव कर दिया। हमारे सारे लोग घायल हुए थे। शोभा यात्रा निकल रहा था तो कम से कम 500 आदमी तो निकल चुके हुए थे। जब चुके हुए थे तब वहाँ पर
700-800 आदमी थे जो चाकू तलवार लेके मस्जिद के आगे मार रहे थे। तो उसी वक्त पता नहीं किसी ने पत्थर मार दिया, झंडा लगाने जा रहे थे, तब ये विवाद बढ़ चुका था। इन आरोप प्रत्यारोपों के बीच दिल्ली हिंसा को लेकर राजनीतिक दल भी एक दूसरे पर हमलावर हैं। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने दावा किया है कि हिंसा भड़काने का मुख्य आरोपी अंसार आम आदमी पार्टी का पदाधिकारी है, जबकि आम आदमी पार्टी ने हिंसा का ठीकरा केंद्र पर फोड़ा है। सिर्फ इस मुद्दे पर अरविंद जी, केजरीवाल जी राजनीति करेंगे या कुछ काम भी करेंगे? अभी जो यहाँ अंसार नाम का जो पकड़ा गया है वो आम आदमी पार्टी का पदाधिकारी है। आम आदमी पार्टी के विधायक और उनके मंत्रियों के साथ उसके फोटो आए हुए हैं। जिस तरह से धीरे धीरे बातें बहुत सामने आएंगी, तो इस तरह के लोगों को संरक्षण देना ये बिल्कुल गलत है। दिल्ली के अंदर कानून व्यवस्था को जबरदस्ती केंद्र सरकार ने छीनकर अपने अंदर रखा हुआ है और वो सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा के लिए जो है उल्टी सीधी बातें कह रहे हैं। दिल्ली की कानून व्यवस्था सीधा सीधा केंद्रीय गृह मंत्री के हाथ में आती है। और देखिए, दिल्ली दंगों का मुख्य आरोपी अंसार का अपराध से नाता पुराना है। दिल्ली पुलिस की फाइल्स को खंगालें तो ये कई बार जेल की हवा भी खा चुका है। पुलिस के मुताबिक जहांगीरपुरी में शोभा यात्रा के दौरान बवाल तब शुरू हुआ जब अंसार अपने साथियों के साथ जहांगीरपुरी की मस्जिद के पास पहुंचा। अंसार की पूरी अपराध कुंडली पर देखिए हमारी ग्राउंड रिपोर्ट। हनुमान जयंती के दिन रविवार की शाम करीब 6 बजे जहांगीरपुरी युद्ध के मैदान में तब्दील हो गया। सवाल था, अचानक उपद्रव क्यों शुरू हुआ? किसने शुरू किया उपद्रव? किसने शुरू की लड़ाई? किसने फेंका पहला पत्थर? इन सारे सवालों का जवाब है एक तस्वीर, एक नाम, मोहम्मद अंसार, पुत्र अलाउद्दीन, उम्र 35 साल, पेशा कबाड़ी। पुलिस की एफआईआर के मुताबिक शोभा यात्रा शांति से चल रही थी, लेकिन तभी शाम करीब 6 बजे कुछ हुआ। एफआईआर के मुताबिक शाम 6 बजे शोभा यात्रा सी ब्लॉक में जामा मस्जिद के पास पहुंची। इसी समय अंसार अपने 4-5 साथियों के साथ आया। अंसार ने शोभा यात्रा में शामिल लोगों के साथ बहस की। बहस बढ़ी और दोनों पक्षों में पथराव शुरू हो गया। जो एफआईआर में नामजद एक्यूज अंसार है, उसके साथ इन्वॉल्वमेंट वेरियस तरह के क्राइम्स के रहे हैं। हिस्ट्री शीटर है, उस पर पुलिस की का ड्यू सर्वेलेंस रहा है, तभी तो इतने तरह के केसेस हैं। अंसार जहांगीरपुरी में ही रहता है, वहीं पैदा हुआ है। 4th क्लास तक पढ़े अंसार की शिक्षा भी जहांगीरपुरी में ही हुई है। जब एबीपी न्यूज रिपोर्टर जैनेंद्र कुमार पहुंचे अंसार के घर, तो वहां पर उन्हें अंसार की पत्नी सकीना मिली। सकीना एबीपी न्यूज के कैमरे पर अपने पति अंसार को बेगुनाह बताती रही। उसका जवाब तो ऊपर वाला करेगा ना। अगर वो दोषी रहता, अगर वो मारता, तो वो तो दिल्ली छोड़ के भागता ना। देखो, ये एक हिंदू भाई का घर है, हमारा अगर कुछ भी होता है, पड़ोसी हिंदू है। जी जी, ये भी सारा लाइन से पड़ोसी। ये देखो भाभी है, वो माँ बना के रखा है। हमारा एक 11 साल का बेटी है, एक दिन से लेके पाल के रखा। अगर हमारा मन में विचार गलत है, हम मंदिर होता, पंडित जी से भी पूछो, अगर मंदिर का कुछ काम होता तो हम मंदिर में भी काम करते, पैसा देते, चंदा देते, सबका दुख सुख देखते कि नहीं हम आपस में रहते, सब भाई भाई है। बाहर कोई कुछ भी करे, हम आपस में रहते, हम सब भाई भाई है। सकीना के बाद जब जैनेंद्र कुमार अंसार के पड़ोसियों के पास पहुंचे, तो उन्होंने क्या कहा, ये भी सुनिए। जब यहाँ हल्ला हो रहा है कि वहाँ लड़ाई हो रही है, जब वो यहाँ से कह के आ रहे थे, पता नहीं क्या हो गया। हमने भी उनसे पूछा, भैया कहाँ जा रहे हो? कि पता नहीं भाभी, वहाँ लड़ाई हो रही है, देखूं क्या किससे क्या हो गया। पड़ोसी हैं आपकी नजर में अंसार कैसे? नहीं, बहुत अच्छे हैं। यहाँ इतने मंदिर में दान पुण्य भी देते हैं हमेशा। हमारे लिए वो आधी रात भी खड़े रहते, हार ये बीमारी आधी रात खड़े रहते। 10 से 12 साल हो गए, हमारा पड़ोसी है। बीच बचाव, कहीं पे भी कुछ हो जाता है बीच बचाव करने जाता है। लड़ाई झगड़े के मामले में हमने कभी नहीं सुना, कभी लड़ाई झगड़ा करा है, ना कभी देखा है।
पुलिस की फाइलों में अंसार का नाम नया नहीं बल्कि पुराना है। साल 2009 और 2018 में अंसार जेल की हवा भी खा चुका है। जहांगीरपुरी के इस उपद्रव में अंसार का नाम मुख्य आरोपी के तौर पर दर्ज हुआ है। भले ही अंसार की पत्नी और पड़ोसियों की नजरों में वो बेगुनाह हो, लेकिन पुलिस की फाइलों के हिसाब से वो एक मजा हुआ शातिर बदमाश है, जिसके ऊपर करीब 7 मुकदमे दर्ज है, जिनमें से 3 सट्टेबाजी से जुड़े मामले हैं। दिल्ली हिंसा से जुड़ा हुआ हर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। और आइए अब आपको दिखाते हैं ग्राउंड रिपोर्ट, कैसे हैं हालात और इस वक्त वहां जो लोग रह रहे हैं उनके मन में क्या चल रहा है। इस वक्त मैं दिल्ली के जहांगीरपुरी में मौजूद हूं। सुबह का वक्त है, आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ पर हालात क्या हैं। आप देख सकते हैं पीछे जो ये वही मस्जिद है जहाँ से पूरी हिंसा की शुरुआत हुई थी। पूरा जो घटनाक्रम शनिवार देर शाम जो हनुमान जयंती के वक्त जो शोभा यात्रा निकल रही थी, उस पर जो जुलूस पर जो उस वक्त जो हिंसा हुई, उस समय जिस तरीके से जो घटना हुई थी, और ये वही जगह है। और अभी यहाँ पर देखिए पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाई हुई है, पूरा का पूरा जो है मुस्तैदी बरती जा रही है। तमाम पुलिस बल यहाँ पर तैनात है। आप इस तरफ देखेंगे कि कई सारे जो है पुलिस वाले यहाँ पर तैनात हैं। सुबह से ही जो लोग हैं वो निकलने शुरू हो गए हैं, जिनके अपनी ज़रूरत की जो चीज़ें हैं, ज़रूरत के सामान हैं, वो लेने के लिए यहाँ पर लोग निकल गए हैं। अभी तक की अगर हम बात करें तो कुल 21 लोग जो हैं गिरफ्तार किए गए हैं, जो इस पूरे घटनाक्रम के जो मुख्य साजिशकर्ता थे असलम और अंसार, उनको जो है पुलिस हिरासत में भेजा गया है। आज पुनः उनकी जो है कोर्ट में पेशी होनी है। फिलहाल के वक्त यहाँ पर पूरी तरीके से शांति व्यवस्था कायम है। कैमरा पर्सन अजय तिवारी के साथ ध्रुव मिश्रा, एबीपी न्यूज, दिल्ली। और बात बड़ी खबर की, दिल्ली हिंसा से जुड़ी ये बड़ी खबर। दिल्ली हिंसा में अब तक 21 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। 2 नाबालिग भी इस दौरान पकड़े गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, दिल्ली हिंसा में अब तक 21 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इन गिरफ्तारियों में 2 नाबालिग भी शामिल हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, लगातार अलग अलग खुलासे हो रहे हैं। ऐसे में दिल्ली हिंसा में अब तक 21 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। 2 नाबालिग भी पकड़े गए हैं। जहांगीरपुरी में जगह जगह पुलिस बल भी तैनात है। लगातार हालात नियंत्रण में रखने की कोशिश पुलिस प्रशासन, सुरक्षा बल कर रहे हैं। ऐसे में लगातार गिरफ्तारियां भी देखी हो रही हैं। 21 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जिसमें 2 नाबालिग शामिल हैं। तो दिल्ली हिंसा में गिरफ्तार आरोपियों को कल कोर्ट में पेश किया गया था और मुख्य आरोपी यानी कि अंसार और असलम को 1 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया था। यानी आज फिर कोर्ट में उनकी पेशी होगी। दिल्ली हिंसा के आरोप में गिरफ्तारी के बाद आरोपियों को कल शाम रोहिणी कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने 2 मुख्य आरोपी अंसार और असलम को आज तक के लिए यानी 1 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा था, तो बाकी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। 2 नाबालिग आरोपी अभी हिरासत में हैं। पुलिस ने अदालत में आरोप लगाया कि अंसार और असलम हिंसा के मुख्य साजिशकर्ता थे, जिन्हें 15 अप्रैल को शोभा यात्रा निकाले जाने के बारे में पता था और उन्होंने साजिश रची। असलम पर फायरिंग के आरोप भी लग रहे हैं, क्योंकि पुलिस का दावा है कि जहांगीरपुरी के सीडी पार्क इलाके में असलम के पास से एक पिस्तौल भी बरामद की गई है, जिसे हिंसा के दौरान इस्तेमाल करने के आरोप लगे हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि हिंसा में शामिल लोगों की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज की मदद ली गई। 2 जुवेनाइल एप्रीहेंड हो चुके हैं। इन्वेस्टिगेशन, उनसे इंटरोगेशन चल रहा है, उनसे बातचीत चल रही है। जो ट्रुथ है, सत्य क्या है, क्या न्यूएंसेस इंसिडेंट के हैं, इन तमाम चीज़ों पे काम कर रहे हैं। अब दिल्ली हिंसा के मुख्य आरोपी अंसार की अकड़ आपको दिखाते हैं, वो भी पुष्पा के हीरो की तरह। दिल्ली हिंसा के 2 मुख्य साजिशकर्ता के आरोपी अंसार और असलम से रात भर जहांगीरपुरी थाने में पूछताछ हुई, लेकिन कल जब कोर्ट में उसकी पेशी हो रही थी तो उसकी अकड़ देखकर कोई नहीं कह सकता कि उस पर 2 समुदायों के बीच हिंसा कराने के आरोप है। बिल्कुल पुष्पा फिल्म के नायक की तरह उसने स्टाइल दिया, चेहरे पर मुस्कान बिखेरी, कहीं से भी शिकन या पछतावा नहीं था और खुद को बोला भी कि हाँ वो कसूरवार है। अंसार क्या साजिश की थी पुलिस ने याद रखी? अंसार मैं कसूरवार हूं, मैं कसूरवार हूं, छोड़ दो। अच्छा, अंसार क्या साजिश की थी पुलिस ने याद रखी? अंसार मैं कसूरवार हूं। दिल्ली पुलिस के डॉजियर के मुताबिक मोहम्मद अंसार का जन्म जहांगीरपुरी की झुग्गी बस्ती में ही हुआ। नाम मोहम्मद अंसार, पिता का नाम मोहम्मद अलाउद्दीन, जन्म 1980, पेशा कबाड़ी का काम।
पुलिस के मुताबिक अपराध से इसका पुराना नाता है। वो जेल की हवा भी खा चुका है। जहांगीरपुरी की फाइल में 2 बार इसके नाम दर्ज हुए हैं। फरवरी 2019 में अंसार को चाकू के साथ गिरफ्तार किया गया था। तब इसके खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा लगाई गई थी। दूसरा मामला जुलाई 2018 का है, जब सरकारी कर्मचारी पर हमला करने और सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप लगे और मुकदमा दर्ज हुआ था। मोहम्मद अंसार जहांगीरपुरी में ही पैदा हुआ है और महज 4वीं क्लास तक पढ़ा लिखा है। जो एफआईआर में नामजद एक्यूज अंसार है, उसके साथ इन्वॉल्वमेंट वेरियस तरह के क्राइम्स के रहे हैं। जैसे सर? हिस्ट्री शीटर है, उस पर पुलिस की का ड्यू सर्वेलेंस रहा है, तभी तो इतने तरह के केसेस हैं। और सीधा आपको लेकर चलते हैं जहांगीरपुरी, जहां पर हिंसा हुई थी। वहां से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी ध्रुव मिश्रा। ध्रुव, सबसे पहले तो अभी वहां पर हालात क्या है? सुरक्षा के इंतजाम किस तरह से देख रहे हैं? माहौल अब भी तनावपूर्ण है क्या वहां पर? देखिए, अगर आज की बात करूं तो आज सोमवार का दिन है और कई बच्चे जो हैं स्कूलों में जाना है जिन्हें, और जो ऑफिसेस में जाना है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर आप देखिए, जैसे जो कल हालात थे उससे आज बिल्कुल अलग हैं। लोग जो है घरों से आ रहे हैं, जिन्हें अलग अलग जगहों पे जाना है, ऑफिसेस में जाना है। बच्चे जो है सुबह सुबह यहाँ पर देखे थे जो स्कूल्स जा रहे थे, तमाम तरीके के जो रास्ते जो यहाँ से जो है खोल दिए, जो बंद थे उन पे बैरिकेडिंग लगाई हुई थी, वो देखिए खोल दिए गए हैं। और पीछे की तरफ मैं आपको दिखाऊंगा जहाँ जो है जिस घटना जो हुई थी और जिसके जो ये जो आप देखिए, ये वो मस्जिद है जहाँ पर यहीं से शुरुआत हुई थी पूरी हिंसा की। इस समय देखिए यहाँ जो पुलिस की बैरिकेडिंग लगी हुई है और दूसरी साइड भी बैरिकेडिंग लगी हुई। यहाँ थोड़ा एहतियात के तौर पर देखिए पुलिस बल भी सबसे ज़्यादा वहाँ तैनात है। और ये वजह क्या है कि यहीं से सबसे पहले जो शुरुआत हुई थी, क्योंकि लोग जो है यहाँ से ना कारों की एंट्री नहीं है, लोग जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वो लोग जो है यहाँ से आ रहे हैं। आगे की तरफ दो बैरिकेडिंग और लगा दी गई हैं, क्योंकि उधर से भी एक एहतियात के तौर पर यह है कि कोई और अप्रिय घटना ना हो, शांति व्यवस्था बनी रहे। पुलिस जो है पूरी तरीके से चाक चौबंद है पूरे चौराहों पर, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ध्रुव, अभी तक 21 गिरफ्तारियां हो चुकी है इस मामले में, और किस तरीके से जांच आगे बढ़ रही है? अभी और कितने लोग हैं जो पुलिस के रडार पर हैं, जिन्हें पुलिस इंटरसेप्ट करने की कोशिश कर रही है? जी देखिए, अभी तक 21 गिरफ्तारियां हुई हैं, 2 नाबालिग पकड़े गए हैं और कल रोहिणी कोर्ट में 14 लोगों को पेश किया गया था, जिसमें 12 लोगों को जो है 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। 2 जो मुख्य साजिशकर्ता थे असलम और अंसार, उनको 1 दिन की पुलिस कस्टडी में जो भेजा गया था। उसके बाद आज उनकी पुनः पेशी होनी है और तमाम जो वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिसमें कुछ लोग असलहों के साथ दिखाई दिए, या उनकी भी जांच चल रही है। यहाँ के जो आसपास के सीसीटीवी फुटेज हैं उनको देखा जा रहा है, उनके जरिए पता लगाया जा रहा है कि कौन लोग ऐसे थे, शामिल थे उसमें से। उनसे पूछताछ चल रही है, कई लोगों से पूछताछ चल रही है। अभी जो है जांच जारी है, आगे देखना होगा कि कितने और लोगों की जो है इसमें गिरफ्तारी हो सकती है, किन और नामों को और बढ़ाया जा सकता है। ज्यादा जी ध्रुव, आप नजर बनाकर रखिए, लगातार अपडेट लेते रहेंगे। ध्रुव मिश्रा हमारे सहयोगी जहांगीरपुरी से पूरे हालात बता रहे थे, अभी वहां पर क्या हालात है। इस बीच देखिए, बड़ी खबर खरगोन से आ रही है। खरगोन हिंसा के दिन से गायब सद्दाम का शव इंदौर के अस्पताल में मिला है। रामनवमी के दिन हुए उपद्रव के बाद से सद्दाम लापता था। सद्दाम का शव इंदौर के MY हॉस्पिटल में मिला है। 10 अप्रैल को खरगोन के इस्लामपुरा का रहने वाला सद्दाम अपने घर से निकला था। घर नहीं लौटने पर घर वालों ने 14 तारीख को उसके गायब होने की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई थी। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। खरगोन हिंसा से जुड़ी हुई, खरगोन हिंसा के बाद से लापता युवक सद्दाम का शव इंदौर के अस्पताल में मिला है। 10 अप्रैल को खरगोन में हिंसा हुई थी। खरगोन के इस्लामपुरा का रहने वाला सद्दाम अपने घर से निकला था। घर नहीं लौटने पर घर वालों ने 14 अप्रैल को उसकी गायब होने की रिपोर्ट थाने में दर्ज करवाई थी। हमारे सहयोगी ब्रजेश राजपूत जुड़ गए। ब्रजेश, क्या मिल रही है पूरी जानकारी? देखिए, ये ब्रजेश है जो खरगोन में हिंसा हुई थी 10 तारीख को। उस दिन शाम को निकला था, तब से लापता था। घर वालों ने इसकी कई दिन तहकीकात की, आखिर 14 तारीख को गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई और कल शाम को घर वालों को खबर दी गई कि इंदौर के MY अस्पताल में एक लाश है जिसकी शिनाख्त आप कर सकते हैं क्या। तो घर वाले कल वहां गए इंदौर MY हॉस्पिटल, वहां जाकर उन्होंने शिनाख्त की कि ये लाश 28 साल के ब्रजेश की है जो इस्लामपुरा में खरगोन में रहता है। तो लाश सुपुर्द कर दी गई है। अब ये मामला हिंसा से जुड़ा हो सकता है या नहीं, पुलिस से डॉक्टरों ने बात की तो उनका कहना है कि हम इस मामले में तहकीकात करेंगे, क्या ये उसकी हिंसा के दिन घायल हुआ था या उस दिन यहाँ से कहीं लापता होकर इंदौर चला गया। तो फिलहाल पूरा मामला संदेहास्पद है और पुलिस अभी कुछ भी कहने से इनकार कर रही है। पुलिस का कहना है कि ये जांच का विषय है कि हिंसा में घायल हुआ था या क्या हुआ था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी आनी बाकी है इस व्यक्ति की। ब्रजेश, लेकिन बड़ा सवाल ये खड़ा हो जाता है,
एकदम सीधा सा सवाल ये है कि 10 तारीख की शाम को ये शख्स जो है वो घर से निकला बताया गया, घर वालों के मुताबिक 14 अप्रैल को एफआईआर हो जाती है और इसका शव मिलता है इंदौर में एमवाई अस्पताल में। आखिर इंदौर तक पहुंचा कैसे, मौत कैसे हुई, मौत के कारणों को लेकर अभी तक कोई जानकारी दी गई हो? देख, फिलहाल कल भी जब पुलिस से बात हुई थी तो पुलिस का ये कहना था कुछ एक दो लोग गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई है, उन गुमशुदगी की रिपोर्ट पे हम लोग काम कर रहे हैं, कौन व्यक्ति कहाँ होगा। मगर आज जिस तरीके से ये इस व्यक्ति का शव इंदौर से मिला है तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये मामला भी बहुत बेहद संदेहास्पद है, क्योंकि ये ठीक हिंसा के दिन ही गायब हुआ था। जिससे रामनवमी के जुलूस यानी कि 10 तारीख को वायलेंस हुई थी, उसी दिन से गायब हुआ था और उस दिन के बाद से आज जाके इसकी नाक तो पाई है, डेड बॉडी मिल पाई है। तो कुल मिला के कहीं ना कहीं ये मामला फिलहाल जब तक पुलिस नहीं करी तो हम लोग यही मान के चल रहे हैं कि इस संदेह के घेरे में है, क्योंकि ये और यदि ऐसा होता है तो हिंसा की पहली मौत होगी। मगर फिलहाल पुलिस कुछ भी कहने से बच रही है। पुलिस का कहने का इस मामले की जांच कर रहे हैं, हो सकता है दोपहर तक या शाम तक आपको पूरी जानकारी मिल पाए। मगर फिलहाल ये पूरा मामला बेहद संदेहास्पद है। यदि ऐसा होता है तो पहली डेड बॉडी मिली है खरगोन हिंसा से जुड़ी हुई। जी ब्रजेश, आपसे आगे भी अपडेट लगातार लेते रहेंगे, आप नजर बनाकर रखिए। बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को दे रहे हैं। इंदौर के अस्पताल में खरगोन के सद्दाम का शव मिला है। 10 तारीख की शाम से ही सद्दाम गायब था। परिवार वालों ने 14 अप्रैल को गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई थी। लगातार पुलिस तलाश कर रही थी और शव इंदौर में मिला। और सीधा बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। दिल्ली हिंसा से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जहांगीरपुरी में हुई हिंसा को लेकर एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट को चिट्ठी लिखी है, चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखी है और हिंसा पर संज्ञान लेने की मांग की गई है। हमारे सहयोगी निपुण सहगल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। निपुण, क्या लिखा गया है चिट्ठी में, जरा बताएं। देखिए, चिट्ठी में ये लिखा गया है कि गलतियां दोनों तरफ से हुई होंगी और भड़काऊ हरकतें की गई थी भीड़ की तरफ से जो शोभा यात्रा निकाल रही थी। लेकिन जब दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई की है तो सिर्फ अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को गिरफ्तार किया है अभी तक, जिससे एक ये दिख रहा है कि कार्रवाई शायद निष्पक्ष नहीं हो रही है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट से संज्ञान लेने का अनुरोध किया गया है और कहा गया है कि आप जांच की निगरानी करें। हालांकि ये दर्शकों को बताना बहुत जरूरी है कि ये एक चिट्ठी है, औपचारिक याचिका नहीं है। इसमें जरूरी नहीं है कि चीफ जस्टिस इस पर संज्ञान लें और सुनवाई भी करें। वो उनकी मर्जी पर निर्भर करता, अगर उचित समझेंगे तो सुनवाई कर सकते हैं। जी निपुण, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। जो भी अपडेट होगा आपसे हम लेते रहेंगे। तो दिल्ली हिंसा से जुड़ा हर अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। अब बात कर लेते हैं महायुद्ध की। मारियोपोल पर रूस के कब्जे के करीब है। ऐसे में इस बीच रूस ने दी है यूक्रेन को सीधी चेतावनी। मारियोपोल में यूक्रेन करे सरेंडर, नहीं तो तबाह कर देंगे। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं कि मारियोपोल पर रूस कब्जे के करीब है और इस बीच रूस ने यूक्रेन को सीधी धमकी, सीधी चेतावनी दी है। मारियोपोल में यूक्रेन सरेंडर करे, नहीं तो तबाह कर देंगे। लेकिन रूसी धमकी के सामने यूक्रेन नहीं झुकेगा। ज़ेलेंस्की ने समर्पण से इनकार किया है, साथ ही कहा है कि आखिरी दम तक लड़ेंगे। देखिए, मारियोपोल शहर में तबाही का मंजर है। खराब टैंक और हथियार भी दिख रहे हैं। सड़कों पर बिखरा हुआ है गोला बारूद। मारियोपोल के कई प्लांट तबाह हो चुके हैं। मारियोपोल शहर की बात करें, वहां पर रूस ने भीषण बमबारी की है और अब लगातार रूस की कोशिश है कि वहां पर कब्जा कर लिया जाए। तबाही का मंजर चारों ओर फैला हुआ है। खराब टैंक और हथियार दिखाई दे रहे हैं। सड़कों पर गोला बारूद बिखरा हुआ है। मारियोपोल के कई प्लांट तबाह हो चुके हैं और बार बार रूस की कोशिश ये है कि वो जल्द से जल्द मारियोपोल पर कब्जा कर ले, लेकिन ज़ेलेंस्की ने साफ तौर पर इनकार कर दिया है। और ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से सड़कों पर चारों ओर गोला बारूद फैला हुआ है। ये मोटार देख रहे हैं आप, उसके पहले आप बुलेट की तस्वीरें देख रहे थे। जहां तहां टैंक्स जले हुए, अधजले हुए पड़े हुए हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, अंदाजा लगाइए किस तरह से मारियोपोल में जंग हुई होगी और उस दौरान जो आम नागरिक, जो सिविलियंस वहां रहे होंगे, उनका क्या हुआ होगा। तो यूक्रेन के माकारीव शहर में रूस की बमबारी ने शहर को बर्बाद कर रख दिया है। ग्राउंड जीरो से हालात बता रहे हैं हमारे संवाददाता मृत्युंजय सिंह। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध में यूक्रेन के कई शहर बर्बाद हो चुके हैं। एबीपी न्यूज की टीम यूक्रेन के माकारीव शहर में पहुंची हुई है। माकारीव डिस्ट्रिक्ट में हम मौजूद हैं और यहाँ भी रूस और यूक्रेन के बीच जमकर युद्ध हुआ था। रूस ने जमकर बमबारी की थी और उसके निशान इस शहर में जगह जगह देखने को मिल रहे हैं। ये देखिए, पूरे शहर का एक बड़ा हिस्सा बर्बाद हो गया है। ये इमारत, दुकानें, व्यवसाय सब कुछ बर्बाद हो चुके हैं, तहस नहस हो चुके हैं। सड़क के एक छोर के आपने दुकानों और की तस्वीरें देखी। सड़क के
दूसरी छोर पर देखिए लोगों के जो घर हैं वो घर तबाह हो गए हैं, घरों में आग लग गया और रहने लायक घर नहीं बचा है। और थोड़ा सामने सड़क की ओर देखिए, पूरा इलाका, पूरा परिसर खाली है, दूर दूर तक कोई नजर नहीं आएगा क्योंकि लोग यहाँ से पलायन कर चुके हैं। जब रूस की सेना यहाँ पर आई तो उन्होंने हवाई फायरिंग भी की थी, बहुत जगहों पर उन्होंने रैंडम फायरिंग की थी और जगह जगह गोलीबारी के निशान भी देखने को मिल रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर गोलीबारी के निशान यहाँ पर आपको दिख जाएंगे, सब यहाँ गोलियाँ लगी हुई हैं, यहाँ पे बुलेट शेल्स जगह जगह फैले हुए हैं। और ये देखिए आगे की ओर आपको दिखाएं, ये पूरा परिसर तबाह हो गया है, बर्बाद हो गया है। ये माकारीव है जो कि देश की राजधानी से दूर का एक जिला है, दूसरा जिला है और यहाँ भी एक बड़ी आबादी के लोग रहते हैं, रोजगार के लिए अलग अलग शहरों में जाते हैं, कीव जाते हैं, लेकिन यहाँ लोगों का व्यवसाय उजड़ गया है। पूरा परिसर सूना पड़ा हुआ है, वीरान पड़ा हुआ है, यहाँ कोई भी व्यक्ति आपको नजर नहीं आएगा। सिर्फ सड़क पर कुछ पालतू पशु नजर आ जाएंगे और इक्का दुक्का गाड़ियां नजर आ जाएंगी, वरना दूर दूर तक आपको कोई नजर नहीं आएगा क्योंकि अधिकतर लोग यहाँ से पलायन कर सुरक्षित जगहों पर निकल चुके हैं। कैमरामैन आसिफ खान के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज, माकारीव, यूक्रेन। तो चेरनिहिव में तबाह घरों और सैन्य वाहनों की तस्वीरें दिखा रहा है ड्रोन की तस्वीरों में साफ दिख रही है तबाह हो चुकी रूसी सेना की गाड़ियां और ऊंची ऊंची इमारतें। चेरनिहिव से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ड्रोन कैमरे से तबाही का मंजर साफ नजर आया। कई गाड़ियां जो बर्बाद हो चुकी हैं और ऊंची ऊंची इमारतें जो धराशायी अब हो चुकी हैं, उनकी तस्वीरें ड्रोन कैमरे ने कैद की। तो यूक्रेन के माकारीव शहर की जिदुइश नदी के पास बने पुल पर रूस ने मिसाइल से हमले किए थे। देखिए संवाददाता मृत्युंजय सिंह की रिपोर्ट। हम यूक्रेन के माकारीव में हैं और माकारीव शहर जिदुइश नदी के किनारे बसा हुआ एक खूबसूरत शहर है। ये देखिए, ये जिदुइश नदी है और जिदुइश नदी के किनारे बहुत सारे रिहायशी इलाके हैं और यहाँ पे हजारों की संख्या में लोग रहते हैं। लेकिन रूस और यूक्रेन के दौरान युद्ध में ये रिहायशी इलाके भी गोलाबारी और बमबारी के चपेट में आ गए और कई घरों को नुकसान पहुंचा है। नदी के किनारे बसे हुए कई घरों को आप देखें जो पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं, नष्ट हो गए हैं, घर अब रहने योग्य नहीं है। ये जिदुइश नदी है जो कि बहुत महत्वपूर्ण नदी है, माकारीव शहर के बीच से होकर ये बहती है। चूँकि इस नदी को पार करने के लिए जो पुल बना है वो पुल बेहद महत्वपूर्ण है और इसीलिए युद्ध के दौरान ये पुल भी टारगेट पर था। यहाँ पर 2 बड़े बड़े मिसाइल गिरे और मिसाइल गिरने की वजह से यहाँ क्या हालात हुए उसकी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। मेरे कैमरामैन आसिफ ये तस्वीर दिखाइए। देखिए, ये ब्रिज है, इस नदी पर, जिदुइश नदी पर बना हुआ ये पुल है और यहाँ पर मिसाइल गिरा था और मिसाइल गिरा और देखिए कैसे ब्रिज में पूरा छेद हो गया है और हम पानी तक देख सकते हैं और जो मलबा है वो पानी के अंदर गिरा हुआ है। ये आपने देखा, एक मिसाइल अटैक यहाँ हुआ था और कुछ इसी प्रकार का एक मिसाइल अटैक ठीक इसके पास दूसरा अटैक भी हुआ था। कोशिश थी कि इस ब्रिज को तोड़ दिया जाए जिससे कि सेना का जो मूवमेंट है, कोई किसी भी सेना का वो मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह ना हो सके। ये जो नदी है, इस नदी को कोई पार ना कर सके। प्रयास यही था कि इस ब्रिज को तोड़ दिया जाता ताकि जो बड़े वाहन है, खास करके टैंक है, मिलिट्री व्हीकल है, वो इस नदी को पार ना कर सके। और ये तस्वीरें, भयावह तस्वीरें हम माकारीव में देख रहे हैं जहां तबाही और बर्बादी के निशान जगह जगह देखे जा सकते हैं। कैमरामैन आसिफ खान के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज, माकारीव, यूक्रेन। हम देखिए, खार्किव में जारी है रूस की बमबारी। खार्किव में जलती इमारतों की तस्वीरें सामने आ रही हैं। कई इलाकों में सड़कों पर पड़ा है तबाही का मलबा, सड़कों पर एम्बुलेंस दौड़ रही है, बमबारी में घायल लोगों को स्ट्रेचर पर ले जाया जा रहा है। स्वास्थ्यकर्मी, बुजुर्ग लोग भी बमबारी के शिकार हुए हैं। खार्किव में चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है। रूसी हमले के बाद चारों ओर बर्बादी की तस्वीरें नजर आ रही हैं। कहीं पर आग लगी हुई है, आग बुझाने की कोशिश हो रही है। राहत कर्मी जल्द से जल्द लोगों को उन घरों से, उन बिल्डिंग से निकालने की कोशिश कर रहे हैं जहां वो फंसे हुए हैं। ये तमाम कोशिशें लगातार जारी हैं। सड़कों पर केवल एम्बुलेंसेस दौड़ती हुई नजर आ रही हैं। बुजुर्ग, स्वास्थ्यकर्मी सभी इस हमले की चपेट में आए हैं। आम नागरिक हमले की चपेट में आए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और किस तरीके से रूस ने तबाही मचाई हुई है यूक्रेन के अंदर। खार्किव की तस्वीरें सिर्फ उसकी एक वानगी भर हैं। आप अंदाजा लगाइए, लगातार बमबारी के बीच लोग किस तरीके से अपनी जान बचा रहे हैं। वहां पर यूक्रेन के माकारीव शहर में रूसी सेना ने बनाया था हेडक्वार्टर और यहीं से चलती थी पूरी सप्लाई चेन। संवाददाता मृत्युंजय सिंह दिखा रहे हैं वहां पर किस तरह के हालात हैं और किस तरीके से रूस ने वहां पर अपना हेडक्वार्टर बना रखा था और कैसे वो आगे हमले करता था। करीब में जिस बिल्डिंग में हम मौजूद हैं, इसी बिल्डिंग को रूस ने अपना हेडक्वार्टर बनाया हुआ था और लेकिन
रूस की सेना को यहाँ मुंहतोड़ जवाब मिला और रूस और यूक्रेन के बीच ज़बरदस्त लड़ाई हुई। और यहाँ देखिए जिन घरों में रूस की सेना यहाँ पर तैनात थी उन्होंने अपना दफ्तर बना लिया था, यहाँ से वो सप्लाई कर रहे थे, ईंधन सप्लाई कर रहे थे, वो घर पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं, बर्बाद हो गए हैं, तबाह हो गए हैं। आपको अंदाज़ा लग रहा होगा कि कितना ज़्यादा यहाँ पर नुकसान हुआ है, बमबारी हुई है, यहाँ मिसाइल अटैक हुए हैं। यहाँ पर रूस की सेना थी, जब यूक्रेन की सेना को पता चला कि रूस की सेना इस पूरे बिल्डिंग को उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया है और यहाँ पर उन्होंने अपना बेस बनाया हुआ है, उसके बाद लगातार यहाँ फायरिंग होती रही, दोनों पक्षों के बीच में जमकर लड़ाई हुई और यहाँ उन्होंने जमकर बमबारी की, जिसके बाद यहाँ काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। यहाँ मकारीव से बाकी के क्षेत्रों के लिए जो टैंक रवाना करना होता था, आर्टिलरी रवाना करनी होती थी, यहाँ से होता था। तो ये तस्वीरें बताती हैं कि बेहद भयावह दृश्य था और रूस की जो योजना थी उसके मुताबिक वो हर एक शहर में पहले जाकर कब्जा करते थे, वहाँ अपना एक क्वार्टर बनाते थे और फिर आगे की रणनीति तैयार करते थे। कुछ इसी प्रकार की तस्वीरें यहाँ पर हमें देखने को मिल रही हैं। कैमरामैन आसिफ खान के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज़, मकारीव, यूक्रेन। तो ग्राउंड रिपोर्ट आगे भी आपको दिखाते रहेंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली हिंसा में गोली लगने से जख्मी सब इंस्पेक्टर मेदालाल से कल रात दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने मुलाकात की। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने मेदालाल के घर जाकर उनका हाल जाना और पूरी मदद का भरोसा दिया। तस्वीर भी आप देख पा रहे हैं, ये उस मुलाकात की तस्वीरें हैं। मनोज वर्मा हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। मनोज, मुलाकात में क्या बात हुई, किस तरह का आश्वासन दिया गया? बिल्कुल, देखिए कल रात को दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना और स्पेशल सीपी दीपेंद्र पाठक, ये दोनों जो सब इंस्पेक्टर मेदालाल है जो इस हिंसा में घायल हुए थे, उनके घर पर पहुंचे हैं। पहले मेदालाल से पूरी उन्होंने हिंसा की पूरी कहानी सुनी है कि आखिरकार क्या हुआ था, कैसे हुआ था। जो कहानी मेदालाल ने कल एक्सक्लूसिवली एबीपी न्यूज को भी बताई थी, किस तरीके से जब शोभा यात्रा निकल रही थी उसके बाद अचानक से भीड़ ने पथराव करना शुरू कर दिया और नारेबाजी भी वहां पर हुई। और दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने मेदालाल से साफ तौर पर कहा है कि वो काफी बहादुर है, उनकी बहादुरी के चलते और उनके क्विक रिएक्शन के चलते काफी और बड़ी हिंसा होने से रुक गई और उनको पूरी मदद का भरोसा भी दिया है। साथ ही साथ ये भी कहा है कि पूरी दिल्ली पुलिस फोर्स को मेदालाल पर नाज है। जी बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए मनोज। तो तस्वीरें आपने देखी मुलाकात की, यहाँ पूरी मुलाकात के दौरान क्या हुआ था, किस तरीके से पूरी हिंसा भड़की थी वो जाना और उसके बाद उनकी तारीफ करते, मेदालाल की तारीफ करते दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने पूरी मदद का भरोसा दिया। इस वक्त बड़ी खबर देते हैं आपको, दिल्ली हिंसा से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। दिल्ली हिंसा में अब तक 21 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं और 2 नाबालिग भी पकड़े गए हैं। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। दिल्ली हिंसा में अब तक कुल 21 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, जिनमें 2 नाबालिग भी हैं और पुलिस इस पूरे मामले की जांच में लगी हुई है। दिल्ली की जहांगीरपुरी में अभी फिलहाल हालात सामान्य नजर आ रहे हैं, लेकिन सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। हिंसा के आरोप में 21 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें 2 नाबालिग भी हैं। जहांगीरपुरी में ताजा हालात क्या है दिखाते हैं आपको संवाददाता मदीहा खान की रिपोर्ट। दिल्ली के जहांगीरपुरी में परसों हिंसा होती है और उसी स्पॉट पर इस वक्त हम लोग मौजूद हैं, लेकिन आज तकरीबन 2 दिन के बाद क्या है यहाँ का माहौल, ये आपको दिखाते हैं। स्थिति फिलहाल सामान्य नजर आ रही है, स्थिति फिलहाल काबू में है। इस वक्त यहाँ की तस्वीर मैं आपको दिखा देती हूँ। खास ये वही स्पॉट है जहाँ से हिंसा शुरू होती है, पथराव शुरू होता है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये वही मस्जिद है जिसके सामने जो पथराव है उसकी शुरुआत होती है और उससे कुछ मीटर की दूरी पर वही मंदिर है जहाँ से हनुमान जयंती के मौके पर शोभा यात्रा जो है वो निकाली जा रही थी, जिस दौरान पथराव शुरू होता है। लेकिन इस वक्त आप देखिए कि इस वक्त यहाँ पर भारी पुलिस बल मौजूद है और जो रास्ता है उस पर फिलहाल बैरिगेटिंग लगा दी गई है, रास्ता फिलहाल बंद कर दिया गया है। ये इस तरफ की तस्वीरें हैं। अब दूसरी तरफ क्या कुछ तस्वीरें हैं वो भी आपको दिखा देते हैं, क्योंकि सुबह से ही हलचल जो है वो भी यहाँ पर नजर आ रही है, चहल पहल भी यहाँ पर है। जो लोग हैं वो अब धीरे धीरे करके अपने घर से निकल रहे हैं, अपने कामकाज के लिए निकल रहे हैं, ताकि जो उनको जहां जाना है, जिस काम के लिए जाना है
है वो जा सके। हालांकि पुलिस की तरफ से भी कोई पाबंदी लोगों पर फिलहाल नहीं लगी हुई है। और बड़ी बात यह है कि परसों शाम जिस तरह से यहाँ पर हिंसा की घटना हुई, उसके बाद स्थिति को संभालने करने के लिए यहाँ पर भारी पुलिस बल जो है वो तैनात है। बड़ी बात यह है कि इस हिंसा के पीछे जिम्मेदार कौन है, यह अभी भी एक बड़ा सवाल है। कैमरा पर्सन राजेश कुमार के साथ मध्य एबीपी न्यूज, जहांगीरपुरी, दिल्ली। तो जैसा कि मदिहा खान भी आपको बता रही थी कि दिल्ली के जहांगीरपुरी में भारी पुलिस बल ने तैनात उन्होंने पुलिस बल की गई है। ऐसे में ड्रोन से चप्पे चप्पे की निगरानी हो रही है। दिल्ली में पुलिस की ये गश्त हिंसा के बाद शांति कायम करने की कोशिश है। जहांगीरपुरी के आजाद चौक से सी ब्लॉक तक, यानी जहां पथराव हुआ, फायरिंग हुई, वहां रात भर पुलिस का इसी तरह फ्लैग मार्च होता रहा। आला अधिकारियों की अगुवाई में फ्लैग मार्च किए गए। पुलिस ने लोगों को फिलहाल अपने घरों के भीतर रहने को कहा है। इस दौरान जो लोग बेवजह घर के बाहर बैठे थे, उन्हें भी अंदर भेजा गया। पुलिस के मुताबिक फिलहाल माहौल शांत है। आम लोगों को घरों के भीतर रहने को कहा गया है और बाहर जांच में जुटी पुलिस की टीम हिंसा के कसूरवारों को सरगर्मी से तलाश रही है। सीसीटीवी फुटेज और वायरल वीडियो के सहारे उनकी पहचान हो रही है। इसी तरीके से पहचान कर दिल्ली पुलिस ने अब तक कुल 21 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके नाम है जाहिद, अंसार, शहजाद, मुख्तियार अली हसन, मोहम्मद अली, आमिर, अक्सर, नूर आलम, असलम, जाकिर, अकरम, इम्तियाज, मोहम्मद अली, अहिर, शेख सौरभ, सूरज, नीरज, सुकीन, सुकेश, सुजीत सरकार और सलीम चिकना। इसमें असलम पर फायरिंग करने और अंसार पर शोभा यात्रा में शामिल लोगों से बहस करने का आरोप है। गिरफ्तार 21 लोगों के अलावा 2 लोग नाबालिग भी हैं। तो पुलिस ने आरोपियों के पास से 3 पिस्टल और 5 तलवारें भी बरामद की हैं। एबीपी न्यूज के पास एफआईआर की वो कॉपी भी मौजूद है जिसमें हिंसा की पूरी कहानी दर्ज है। एफआईआर के मुताबिक शाम करीब 6 बजे जैसे ही शोभा यात्रा जामा मस्जिद के पास पहुंची तो अंसार नाम का एक शख्स अपने 4-5 साथियों के साथ आया और शोभा यात्रा में शामिल लोगों से बहस करने लगा। बहस ज्यादा बढ़ने पर स्थिति बिगड़ी और दोनों पक्षों में पथराव शुरू हो गया। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली हिंसा में गोली लगने से जख्मी सब इंस्पेक्टर मेदालाल से कल रात दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने मुलाकात की थी। राकेश अस्थाना ने मेदालाल के घर जाकर उनका हाल जाना और मदद का भरोसा दिया। तस्वीर भी आप देख रहे हैं उस मुलाकात की, जब राकेश अस्थाना मेदालाल के घर पहुंचे, उनसे मुलाकात की। और जहां हिंसा हुई उस जगह से हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ध्रुव मिश्रा और मदिहा खान। ध्रुव, पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगी, जहांगीरपुरी के किस हिस्से में आप हैं और वहां क्या हालात हैं, जरा दिखाएं। देखिए, मैं इस वक्त जो है ये जो चौक है जो जहांगीरपुरी का, आप देख सकते हैं। एक चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा, जो स्पॉट जहाँ पर एक वीडियो वायरल हुआ था, जहाँ सब जो कुछ लोग जो है पत्थरबाजी करते हुए दिख रहे हैं, गोली चलाते हुए एक शख्स जिसमें दिख रहा है, वो जगह जो है यहाँ पर ये है। इस जगह से ही यही वो जगह थी जहाँ पे जो है गोलीबारी चली थी, गोलियाँ चली थी, पत्थरबाजी चल रही थी। यहाँ पे आप देखिए रैपिड एक्शन फोर्स की जो गाड़ी लगा दी गई है, यहाँ पैरामिलिट्री के जवान भी यहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं, क्योंकि कोई भी ऐसा जो है व्यक्ति बाहर आने की उसको नहीं अनुमति है जो झुंड में आए या काफ़ी जो भीड़ में जो यहाँ पर आए उनको लेकर मनाही है। हालांकि बच्चों के स्कूल खुल गए हैं, आप देखिए बच्चे जो है स्कूल जाने के लिए अनुमति दी जा रही है। जो लोगों को ज़्यादा ज़रूरतें हैं उनको यहाँ पर जाने की अनुमति दी जा रही है। और इस तरफ आप देखिए यहाँ पर पूरा का पूरा इलाका जो है छावनी में तैनात कर दिया गया है। पैरामिलिट्री फोर्सेस जो है यहाँ पर लगा दी गई हैं। कई सारी गाड़ियाँ जो है अभी ये डीटीसी की बसें आई, तमाम अन्य गाड़ियाँ यहाँ पर जो आई हैं, वो जो यहाँ पर जो है इनको इनमें लेके जो है ये पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान जो यहाँ पर आए हैं, रॉयल कंट्रोल व्हीकल जो है इधर पर तैनात कर दिया गया है। और ये जो आप देख सकते हैं, ये जो डीटीसी की बसें आपको दिख रही हैं, इनमें सब में जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान जो है यहाँ पर आए हुए हैं। ये मस्जिद के सामने ठीक यहीं से जो है पूरी हिंसा की शुरुआत हुई थी, जो बहस हुई थी, जो बताया जा रहा है कि शाम के 6 बजे जब ये शोभा यात्रा इस जगह से आई थी। ये कुशल सिनेमा हॉल है और इसी कुशल सिनेमा हॉल के बाहर से ये सारी शुरुआत जो यहाँ से हुई। बिल्कुल ध्रुव, आप बने रहिए हमारे साथ। तो ध्रुव और मदिहा दोनों ही ग्राउंड जीरो से हमें लगातार अपडेट दे रही हैं। मदिहा का आगे रुख करेंगे, लेकिन अब दिल्ली हिंसा के मुख्य आरोपी अंसार की आप पकड़ देखिए, वो भी पुष्पा के हीरो की तरह।
दिल्ली हिंसा के दो मुख्य साजिशकर्ता के आरोपी अंसार और असलम से रात भर जहांगीरपुरी थाने में पूछताछ हुई, लेकिन कल जब कोर्ट में उसकी पेशी हो रही थी तो उसकी अकड़ देखकर कोई नहीं कह सकता कि उस पर दो समुदायों के बीच हिंसा कराने के आरोप है। बिल्कुल पुष्पा फिल्म के नायक की तरह उसने स्टाइल दिया, चेहरे पर मुस्कान बिखेरी, कहीं से भी शिकन या पछतावा नहीं था और खुद को बोला भी कि हाँ वो कसूरवार है। अंसार क्या साजिश की थी पुलिस ने याद रखिए। अंसार मैं कसूरवार हूं, मैं कसूरवार हूं, छोड़ दो। अच्छा, अंसार क्या साजिश की थी पुलिस ने याद रखिए। अंसार मैं कसूरवार हूं। दिल्ली पुलिस के डॉजियर के मुताबिक मोहम्मद अंसार का जन्म जहांगीरपुरी की झुग्गी बस्ती में ही हुआ। नाम मोहम्मद अंसार, पिता का नाम मोहम्मद अलाउद्दीन, जन्म 1980, पेशा कबाड़ी का काम। पुलिस के मुताबिक अपराध से इसका पुराना नाता है, वो जेल की हवा भी खा चुका है। जहांगीरपुरी की फाइल में 2 बार इसके नाम दर्ज हुए हैं। फरवरी 2019 में अंसार को चाकू के साथ गिरफ्तार किया गया था, तब इसके खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा लगाई गई थी। दूसरा मामला जुलाई 2018 का है, जब सरकारी कर्मचारी पर हमला करने और सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप लगे और मुकदमा दर्ज हुआ था। मोहम्मद अंसार जहांगीरपुरी में ही पैदा हुआ है और महज 4th क्लास तक पढ़ा लिखा है। जो एफआईआर में नामजद एक्यूज अंसार है, उसके साथ इन्वॉल्वमेंट वेरियस तरह के क्राइम्स के रहे हैं। जैसे सर हिस्ट्री शीटर है, उस पर पुलिस की का ड्यू सर्वेलेंस रहा है, तभी तो इतने तरह के केसेस हैं। और एबीपी न्यूज के संवाददाता मदीहा खान और ध्रुव मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं उसी जगह से जहां पर कल हिंसा भड़की। मदीहा, आपसे जानना चाहेंगे अभी के क्या ताजा हालात हैं और साथ ही पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि परसों हिंसा के बाद से लगातार पुलिस अलर्ट है और लगातार इसमें गिरफ्तारियां हो रही हैं। कल सुबह जब खबरें आती हैं पता चलता है पहले 4 आरोपी, 9 आरोपी और उसके बाद 14 और अब 21 आरोपी पता चलता है कि टोटल गिरफ्तार हो चुके हैं इस पूरे मामले में। लेकिन इस वक्त क्या स्थिति है और मैं किस जगह मौजूद हूँ उसकी सीधी तस्वीरें आपको दिखा देती हूँ। इस वक्त मैं उसी स्पॉट पर मौजूद हूँ, ठीक उसी मस्जिद के बाहर से जहाँ से ये पूरी हिंसा जो है वो शुरू होती है, पथराव शुरू होता है। और इस वक्त महत्वपूर्ण बात यह है, ये तस्वीर देखने की है कि इस पूरी रोड पर मानो जैसे छावनी बनी हो, हर तरफ पुलिस अमला जो है वो नजर आ रहा है, क्योंकि कल जिस तरह से स्थिति को सामान्य करने की कोशिश में पुलिस बल लगा था उसके बाद से यहाँ पर स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए गए हैं। जो लोग हैं, मैं एक बार आगे चल के भी आपको तस्वीरें दिखा देती हूँ कि कौन सी वो तंग गलियां हैं जहां से लोगों को निकलने के लिए मना किया जा रहा है। जो लोग जरूरी हैं सिर्फ उन्हें ही निकलने के लिए इजाजत है, बाकी जबरदस्ती या कोई जरूरी काम ना हो तो लोगों को मना ही किया जा रहा है, वो अपने घर से बाहर ना निकले। और आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ मौके पर उसी स्पॉट के आसपास जो लोग हैं वो यहाँ पर इकट्ठा है। और देखिए, देश के कई शहरों में रामनवमी और हनुमान शोभा यात्राओं पर हुए हमले की एनआईए जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। देश के कई शहरों में रामनवमी और हनुमान जयंती पर शोभा यात्राओं पर जो हमले हुए हैं उसके लिए एनआईए जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा याचिका दाखिल की गई है। सीधे चलते हैं संवाददाता निपुण सहगल के पास जो हमारे साथ फोन पर जुड़ गए हैं। निपुण, क्या मिल रही है पूरी जानकारी? देखिए आदर्श, ये याचिका विनीत जिंदल नाम के वकील ने दाखिल की है और उनका सीधे सीधे ये कहना है कि इतनी सारी घटनाएं हुई हैं इस दौरान रामनवमी और हनुमान जयंती की शोभा यात्राओं पर हमले की कि ये संयोग नहीं हो सकता है कि इतनी घटनाएं हो रही है। हो सकता है कि इनके तार आपस में जुड़े हों और ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से एक गंभीर मसला हो सकता है। इसलिए एनआईए, जिसका गठन राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों को देखने के लिए ही किया गया था, उसे जांच सौंप देनी चाहिए ताकि साझा तरीके से जांच हो और सामने आ सके कि क्या ये घटनाएं अलग अलग हैं या इनके तार आपस में जुड़े हैं। जी निपुण, बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। निपुण सहगल हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे। तो देखिए, रामनवमी पर और हनुमान जयंती पर जिस तरह से शोभा यात्राओं पर हमले हुए और उसके बाद जिस तरह की स्थिति बनी, उसको लेकर अब बाकायदा याचिका दाखिल की गई सुप्रीम कोर्ट में। अब जो तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं, ये सांप्रदायिक सौहार्द खराब करने वाले असामाजिक तत्वों को जरूर देखनी चाहिए और सीख लेनी चाहिए। भारत की असल पहचान दिखाने वाली इन 2 तस्वीरों को देख के किस तरीके से गाजियाबाद और मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में जब जुलूस निकाला गया हनुमान जयंती पर, तो वहां पर मुस्लिम समाज के लोगों ने फूल की बारिश करके उनका स्वागत किया और किसी तरह का आपसी सौहार्द, उस पर कहीं कोई खतरा नजर नहीं आया। जुलूस भी निकला, लोग भी मौजूद रहे। हिंदू मुस्लिम भाईचारे का
संदेश दे रही ये दो तस्वीरें दिल्ली से सटे गाजियाबाद और मुरादाबाद शहर की हैं। सांप्रदायिक सौहार्द का संदेश देती इन दोनों तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कैसे फूलों से विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का स्वागत किया। एक गाजियाबाद की तस्वीर है तो दूसरी मुरादाबाद की, जहां सड़कों पर से हिंदू समुदाय की शोभा यात्रा गुजर रही थी। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, गुजरात के वडोदरा से आ रही है। वडोदरा के रावपुरा इलाके में दो समुदाय के बीच झड़प होने की खबर है। दो बाइक की टक्कर होने के बाद दोनों समुदाय के लोग यहां पर आमने सामने आ गए। दो बाइक के बीच टक्कर हुई, जिसके बाद दोनों ही समुदाय के लोग आमने सामने आ गए, इस तरह की जानकारी मिल रही है। पत्थरबाजी भी हुई है, 10 से ज्यादा गाड़ियों को आग के हवाले भी कर दिया गया, जिसमें 4 लोग घायल हो गए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं गुजरात के वडोदरा से, जहां रावपुरा इलाके में दो समुदाय के बीच झड़प हुई है। रावपुरा रोड पे एक एक्सीडेंट की बाबत में दो ग्रुपों में झड़प हुई और उस झड़प में जो भी एक इंसिडेंट बना है उसमें 3 लोगों को इंजरी हुई है, घायल हैं, हॉस्पिटल में दाखिल है। उनको सामान्य इंजरी है, उनकी एफआईआर लेने की कार्रवाई चालू है। शहर में अभी बिल्कुल शांति है। शहर के सभी संवेदनशील विस्तार में हमारी पुलिस की पेट्रोलिंग चालू है और बाकी की फोर्स भी हमने मंगवा ली है, वो भी शहर में डिप्लॉय कर दी जाएगी। नागरिकों से हमारा निवेदन है कि किसी भी अफवाह पे बिल्कुल आप विश्वास ना करें, किसी भी रूमर पे विश्वास ना करें। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं गुजरात के वडोदरा से रावपुरा इलाके में, जहां दो बाइक सवारों के बीच पहले टक्कर होती है, उसके बाद दोनों समुदाय के लोग आमने सामने आ जाते हैं। दोनों समुदाय के लोगों की इस झड़प के दौरान 10 से ज्यादा गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। 4 लोग इस दौरान जख्मी हुए हैं। वडोदरा हिंसा में 4 लोगों के घायल होने की जानकारी भी मिल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं गुजरात के वडोदरा के रावपुरा इलाके की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। मौके पर भारी सुरक्षा बल को तैनात कर दिया गया है और पुलिस अधिकारी लगातार लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी कर रहे हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर गुजरात के वडोदरा के रावपुरा इलाके से तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, जहां पर 2 बाइक सवारों के बीच टक्कर होती है, जिसके बाद बहस आपसी झड़प में तब्दील हो जाती है और फिर दोनों ही समुदाय के लोग आमने सामने आ जाते हैं। पत्थरबाजी भी इस दौरान होती है और 10 गाड़ियों को आग के हवाले भी कर दिया गया, जिसमें 4 लोग जख्मी हो गए। और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, जहां लखीमपुर खीरी में एक सड़क हादसा हुआ, जिसमें तेज रफ्तार कार ने 2 बाइक सवार लोगों को रौंद दिया। दोनों की ही मौत हो गई है। कार के ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया है, उससे पूछताछ हो रही है। कार पर विधायक का स्टिकर लगा था और बताया जा रहा है कि ये कार लखीमपुर खीरी सदर के विधायक योगेश वर्मा की पत्नी के नाम पर है। लखीमपुर खीरी में सड़क हादसा हुआ, 2 लोगों की मौत हो गई। तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। बाइक पर सवार दोनों लोगों की ही मौत की खबर मिल रही है। कार विधायक योगेश वर्मा की पत्नी की बताई जा रही है। थाना कोतवाली क्षेत्र के बहराइच हाईवे पर एक मोटरसाइकिल और स्कॉर्पियो वाहन का आमने सामने टक्कर हो गई है। इस एक्सीडेंट में मोटरसाइकिल सवार दोनों व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है। जिस स्कॉर्पियो से ये एक्सीडेंट हुआ था वो सदर विधायक जी का बताया जा रहा है। स्कॉर्पियो वाहन को और वाहन के चालक को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। मृतकों के परिजनों से तहरीर प्राप्त करके आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ संजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, अभी तक जांच में क्या खुलासे हुए हैं? देखिए, जांच में अभी तक ये पता चला है कि जो गाड़ी है जिसका नंबर है UP 31DA1001, ये गाड़ी नीलम वर्मा के नाम पर रजिस्टर्ड है, जो विधायक योगेश वर्मा की पत्नी है। और इस आधार पर पुलिस ने आगे की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। कल रात की घटना है, जैसा कि जानकारी दे रहे थे पुलिस के अधिकारी। 8 बजे के आसपास कीरतपुर के रहने वाले 2 युवक रवि और सुमित बाइक से निकले हुए थे। किसी शादी समारोह में उनको जाना, दोनों मौसेरे भाई बताए जाते हैं। और उसी समय ये काले रंग की स्कॉर्पियो, जिस पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा हुआ था और फ्लैग लिखा हुआ था, इस गाड़ी ने उनको टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोर थी कि दोनों की को काफी गंभीर चोटें आई। अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें डेथ डिक्लेयर कर दिया गया। संजय, ये घटना रात की है। उसके बाद लगातार पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई। जो मुनेन्द्र नाम का ड्राइवर है, उसको फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। और संजय, आप नजर बनाकर रखिए, लगातार अपडेट आपसे आगे भी लेते रहेंगे। संजय त्रिपाठी हमारे सहयोगी पूरी जानकारी दे रहे थे। देखिए, बात केरल की कर लेते हैं। केरल के पलक्कड़ में आरएसएस कार्यकर्ता की हत्या के बाद से पूरे इलाके में भारी तनाव है। वहीं पुलिस के हाथ अभी तक एक भी हमलावर नहीं लगा।
केरल के पलक्कड़ में हुई 2 राजनीतिक हत्याओं से माहौल गर्म है। आरएसएस कार्यकर्ता श्रीनिवासन की हत्या के विरोध में रविवार को बड़ी संख्या में लोगों ने सड़क पर उतरकर अपने गुस्से का इजहार किया। भारत माता की जयकारे हो रहे हैं, श्रीनिवासन के समर्थन में जयकारे हो रहे हैं। यह इस बात का संकेत है कि बहुत सारे वो लोग हैं जो इस घटना के लिए लगातार विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। आरएसएस कार्यकर्ता श्रीनिवासन की शनिवार को दुकान में घुसकर बेरहमी से हत्या की गई थी। दिन दहाड़े हुई हत्या का सीसीटीवी होने के बावजूद पुलिस के हाथ अभी तक एक भी हमलावर नहीं लगा। वहीं हत्या का आरोप इस्लामिक संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई पर है। मेरे पीछे ये जो दुकान देख रहे हैं एसकेएस ऑटोज, दरअसल ये श्रीनिवासन जो आरएसएस के पूर्व कार्यकर्ता थे, जिनकी 2 दिन पहले इसी दुकान के अंदर हत्या कर दी गई थी, चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी गई थी और उसके बाद से ये दुकान बंद है और इसको पुलिस ने बैरिकेड कर रखा है क्योंकि लगातार जांच चल रही है। और बाइक सवार जो 6 लोग यहाँ पर आए थे और उन्होंने घुसकर यहाँ पे धारदार हथियार से हत्या कर दी थी। पलक्कड़ में 2 दिन में 2 राजनीतिक हत्याओं के बाद सीएम पिनाराई विजयन की सरकार कटघरे में है। इन सब के बीच पलक्कड़ में 20 अप्रैल तक धारा 144 लगा दी गई है और हर घटनाक्रम पर बारीक नजर रखी जा रही है। वहीं सीएनजी के बढ़ते दाम से नाराज ऑटो, टैक्सी और मिनी बस ड्राइवर आज चक्का जाम कर रहे हैं। सीएनजी के दाम में बढ़ोतरी और सब्सिडी की मांग कर रहे ऑटो, टैक्सी और मिनी बस ड्राइवर आज हड़ताल पर रहेंगे। इनमें सफर करने वाले दिल्ली वासियों को परेशानी का सामना करना होगा। हालांकि एसोसिएशन का मानना है कि इन सब की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की है। हड़ताल करने के पीछे की वजह क्या है वो भी जान लेते हैं। दरअसल एसोसिएशन सीएनजी के बढ़े दामों से नाराज है। एसोसिएशन की ये भी मांग है कि सीएनजी के दामों में केंद्र और राज्य दोनों सब्सिडी दें ताकि वो महंगाई से उबर सके। सीएनजी के दाम तो बढ़ रहे हैं लेकिन किराया नहीं बढ़ रहा। साथ ही एसोसिएशन का आरोप है कि पिछले 7 सालों में दिल्ली सरकार ने कभी ऑटो रिक्शा एसोसिएशन के सदस्यों की बैठक नहीं बुलाई। अगर दिल्ली में सीएनजी के दाम की बात करें तो ये 71 रुपए को पार कर चुकी है। नमस्ते भारत में आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल आपसे फिर होगी मुलाकात। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।